हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट का वीवीआई सवाल जो सब्जेक्टिव टाइप है वो भी बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसको आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय परिणाम और अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा का सब्जेक्टिव सवाल। तो इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, है ना, उस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, उस सवाल का जवाब कैसे देंगे, उससे रिलेटेड और कौन से सवाल पूछा जा सकता है, उस पे भी हम लोग बातें करेंगे। तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं यानी सवाल के साथ। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आज का जो सवाल रहा आपका फर्स्ट सवाल, देखिए, जिसका नेम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यानी हिंदी में हो गया। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो देखिए ये होता क्या है, तो बस ये एक प्रकार की फेनोमेना है। तो इस फेनोमेना को समझ जाएंगे, लैंग्वेज अपने आप खुद बना देंगे। तो सबसे पहले है समझने की जरूरत है। समझने की क्या जरूरत है, सो देखो मैं बात करूं यहां पे। देखिए होता क्या है एक्चुअली, देखो यहां पर देखो एक कॉइल पहले लेनी है, इसमें कॉइल और मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। तो एक मैंने यहां पर कॉइल ले लिया, ओके, एक कॉइल ले लो पहले, और इस कॉइल से क्या करो, एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दो। देखो एक कॉइल ले लिया और एक गैल्वेनोमीटर यहां पे अटैच कर दिया, यही गैल्वेनोमीटर है। इस कॉइल के बगल में एक मैग्नेट लाके रख दो, एक मैग्नेट लाकर रख दिया गया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अभी देखिए कंडीशन फर्स्ट है कि यदि ये रेस्ट में रहेगा तो इस यहां पर जो निडल है गैल्वेनोमीटर का, यहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव मोशन का मतलब हुआ कि नजदीक आना या तो दूर जाना। ठीक है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन में परिवर्तन होना वो नहीं हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाते हैं करंट नहीं है। ठीक है, करंट पास नहीं हो रहा है, करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटवा है ये इधर आने लगा, तो नजदीक आने लगा। नजदीक आने लगेगा तो यहां पर कोई बैठ करके देखे तो कहेगा कि तुम मेरे तरफ आ रहे हो, नहीं लगेगा उसको ऐसा, मतलब इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। और मोशन हो रहा है तो इस गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये इंडिकेट कर दिया कि यहां पे करंट पास हो रही है। तो देखो ये राइट साइड की तरफ हो गया। अब देखो इसको यदि फास्ट मोशन करवाने लगे जल्द से इधर फास्ट, तो यहां पर फास्ट डिफ्लेक्शन होगा। स्लो कर दोगे स्लो हो जाएगा, एक कंडीशन। दूसरा में अब आता है कि यदि इसके मोशन को पलट देते हैं, मैंने डायरेक्शन को बदल देते हैं, यानी देखो ये कॉइल रहा और एक गैल्वेनोमीटर हुआ और ये देखो मैग्नेट हुआ। ठीक है, और इस मैग्नेट की जो पोजीशन है अभी यहां तो है, सपोज कर लो, लेकिन अब इधर जाने लगा, दूर जाने लगा। तो यहां पर कोई बैठ करके इमेजिन करे ऑब्जर्वर, तो उसको लगेगा कि ये जो मैग्नेट है वो लगेगा उधर जा रहा है, यानी अभी तो इसमें डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है वो बदल गई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाती है, यानी इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास होने लगता है। तो जो करंट, देखिए सबसे पहले करंट पास होना मतलब वोल्टेज जनरेट होना। वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होगा उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेंगे। जो करंट पास करेगा उसको बोलेंगे यहां पर इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो आवेश प्रवाह हुआ होगा, यानी फ्लो ऑफ चार्ज हुआ होगा, तो उस चार्ज फ्लो को इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे। ये जो पूरा फेनोमेना हुई, पूरा जो घटना घटी, इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जरा इसको एक बार देख लिया जाए कैसे हुआ ये। देखिए यहां पे एक मैग्नेट की मोशन करवाया जा रहा है, देखो नॉर्थ पोल जा रहा है,
गया, डिफ्लेक्शन इधर हुआ, अब रुक गया, डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अब देखो ये मैग्नेट इधर आने लगा, नॉर्थ पोल इधर आने लगा, तो देखो लेफ्ट साइड हो गया, फिर जो है से रुक गया मैग्नेट, रुक गया ये। अब देखो मोशन को फास्ट कर दो, घुमाओ इसको, जाएगा साउथ, आ जाएगा नॉर्थ, उधर जाएगा आएगा, डिफ्लेक्शन यहां देखो क्या हो रहा है, बदल रहा है और फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सिचुएशन हो गई है। तो जरा इसको डिफिनीशन कैसे देंगे इसका, ये जरा देख लेते हैं हम लोग, इसको डिफाइन करने की प्रोसेस। देखो इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, यहां से लिख सकते हो, या तो खुद समझ करके अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, अपनी भाषा में दे सकते हो। बस यहां यही ध्यान देना है कि मैग्नेट है और क्वाइल है, यानी चुंबक है और कुंडली है, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन करवानी है और वहां पर करंट होगा, वहां पे करंट प्रेरित होगी, इंड्यूस्ड करंट होगा। ये फेनोमेना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। यानी जब किसी कुंडली में, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, मतलब नजदीक आती है, दूर जाती है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है, यदि कुंडली को बंद पास बना दिया जाए, मैंने कलोइड है ना कर दिया जाए, तो कुंडली में विद्युत धारा और आवेश प्रेरित होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी व्हेनेवर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट टेक प्लेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, and induced EMF produced in coil. If coil is in colloid circuit, then the current and charge is also induced in the circuit. This phenomena is called electromagnetic induction. इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। चलते हैं अब आगे। एक सवाल तो ये हो गया डिफिनीशन टाइप से इसका। अब आगे चलते हैं, देखिए है क्या। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम को लिखें, यानी नियम को लिखना है, यानी राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए इंडक्शन के बारे में कौन बताए, तो माइकल फैराडे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कौन बताए, माइकल फैराडे ने बताए। तो उनका लॉ दिया गया, तो उनका 2 लॉ है, वही दोनों लॉ को लिखना है। देखिए फर्स्ट लॉ की बात करेंगे सबसे पहले। देखिए होता क्या है एक्चुअली, यहां पे फ्लक्स होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। इसका एसआई मात्रक वेबर होता है, कभी पूछ देगा है ना, एसआई यूनिट बताइए, तो इसका एसआई यूनिट वेबर होता है। और यहां पर मैं बात करूं, देखिए है क्या कि सपोज कीजिए यहां पर मैं सपोज करूं कि एक यहां पर कुंडली लेता हूं, देखो एक कॉइल ले लो, एक कॉइल ले लिए और इस कॉइल की इतना दूरी पर, ठीक है, क्या किया गया, यहां पर एक मैग्नेट रखते हैं, सपोज दैट ये नॉर्थ पोल है इसका, ठीक है, और यहां से देखो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो ये एक कॉइल की क्या हुआ, गिवन एरिया हुई। तो इस गिवन एरिया से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, यानी उसकी जो नंबर होगी, उसकी जो संख्या होगी, किसका, चुंबकीय क्षेत्र की जो संख्या होगी, उसी को यहां पर क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, जिसकी फार्मूला होती है फाई। फाई उसका सिंबल है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। याद रखेंगे फ्लक्स की फार्मूला क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स की फार्मूला क्या होती है, एन बी ए कॉस थीटा। एन क्या है, तो ये नंबर ऑफ टर्न है, फेरों की संख्या है, ठीक है। एन बी क्या है, यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, इसकी एरिया है, जो एरिया क्लोज कर रहा है, जो बंद एरिया बना रहा है, ठीक है, उसकी एरिया है, क्षेत्रफल है। कॉस थीटा, थीटा जो है एंगल है किसके बिटवीन, जो सरफेस एरिया है उसका डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ। ये हो गया, यानी देखो यहां पे ये हो गया। तो यही जो फ्लक्स है, इसी से रिलेटेड बात की है उन्होंने कि देखिए
यहां पर होता क्या है कि दूर है, अभी मान लो यहां पर है, यही कॉइल खिसक करके यहां पर आ जाए, यहां पे आ जाएगा तो इससे जाने वाला जो फ्लक्स है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो नजदीक आएगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगा, और दूर जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, कमेगा। यही रूल बनाई उन्होंने कि रिलेटिव मोशन होने से क्या होता है, रिलेटिव मोशन होने से वहां पर होता है कि मैग्नेट है और कॉइल है, नजदीक आएगा तो कॉइल से क्रॉस करने वाली फील्ड लाइन बढ़ेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की रेखा बढ़ेगी, यानी फ्लक्स बढ़ेगी, और दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगी। तो आपेक्षिक गति होने से, रिलेटिव मोशन होने से सबसे बड़ा फैक्टर यही है। ठीक है, अच्छा चलते हैं अब आगे, दिखाते हैं इसको ये होता कैसे है एक्चुअली। तो देखिए इसमें मैं बात करूं, देखो यहां पे जरा देख लें, यहां पे देखिए कंडीशन यहां पर क्या है कि अभी ये कॉइल हुआ और ये मैग्नेट हुआ, ठीक है, नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र की रेखा निकल रही है, चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। देखेंगे ये क्वाइल्ड वायर है। तो क्वाइल्ड वायर से क्या है, अभी जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है उसको काउंट कर लो, काउंट कर लेंगे, ठीक है, मुश्किल से यहां तक देखो क्वाइल है, तो ये हुआ एक, एक दो, एक तीन लगभग अभी पास कर रहा है, वो भी पूरी तरीके से तो एक ही पास कर रहा है, ये दोनों तो टच करके खाली पास कर जा रहा है ना। इसका मोशन करवाते हैं। अब देखो ये आने लगा, फील्ड लाइन क्या होने लगा, इसमें बढ़ने लगा। देखो जब नजदीक आ गया तो बढ़ रहा था, ठीक है, और दूर जब जाने लगा, देखो दूर जा रहा है तो घटने लगा, नजदीक आता है तो बढ़ता है, ठीक है। जरा फिर से एक बार देख लें, देखिए अभी दूर है, अब क्या है, नजदीक आ रहा है तो बढ़ रहा है, देखो इससे क्रॉस करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर दूर जाने लगा तो देखो यहां पे घट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, यहां पर बढ़ती है और घटती है, नजदीक आने पर बढ़ना और दूर जाने पर घटना। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या होता है, आपेक्षिक गति होने से कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स जो है वो क्या करती है, चेंज करती है। ओके, देखो यहां पे तो ये हो गया, यहां पे चेंज होता है, देखिए तो यही है ना, जब कभी बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स बदलती है तो परिपथ में विद्युतवाहक बल प्रेरित होती है। तो क्यों बदलती है, आपेक्षिक गति के कारण, ठीक, यानी व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सर्किट चेंजेज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। जब कभी भी किसी भी मेथड में यदि कॉइल से, कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें विद्युतवाहक बल प्रेरित होगा, और रिलेटिव मोशन होने के कारण नजदीक आने से, दूर जाने से फ्लक्स में क्या होता है, चेंजिंग होता है। ये तो बात समझ रहे हैं, ठीक है, जिसका कारण बनता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में है कि यहां पर किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल जो है, ठीक है, कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के सीधा समानुपाती होता है। जितना देखा, जितना जल्दी चेंज होगा, कम समय में चेंज होगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है उतना जल्द, यानी करंट उतना बढ़ जाता है, यानी वोल्टेज उतना बढ़ जाता है, और स्लो कर देते हैं तो फ्लक्स का रेट जो है वो धीरे धीरे चेंज करता है, रेट कम हो जाता है, तो उस केस में करंट का रेट भी डिफ्लेक्शन देखते हो धीरे से होता है। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन क्लोज्ड सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सर्किट। देखिए तो यहां पर देखिए, ये जो ईएमएफ होती है इंड्यूस्ड, ये होता है इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, डेल्टा, ये होता है एन फाई और बाई ये डेल्टा टी होता है, ठीक है, ये होता है इतना। तो ये हो गया दूसरा लॉ। तो फर्स्ट लॉ लिख देंगे, सेकेंड लॉ लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा मैटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट जो स्टोरी है जरा इस पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लें,
ठीक है, जिसका नेम है यहां पे लेंज लॉ, यानी जिसको बोलते हैं लेंज का नियम, यानी लेंज का नियम लिखें, राइट लेंज लॉ। ठीक है, एक सवाल ऐसे पूछ सकता है, या तो बोलेगा लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कैसे, उसको दिखाने के लिए बोलेगा। तो एक ही सवाल में दोनों चीज को सॉल्व कर देते हैं। यदि ये आएगा तो इस तरह से लिखेंगे, और यदि दूसरा आएगा तो कैसे लिखेंगे ये भी समझा देते हैं। तो सबसे पहले समझना है यहां पे, देखिए होता क्या है, ये जो है माइकल फैराडे जी के रूल से ही लिया हुआ है, लॉ से ही लिया हुआ है। देखिए एक्चुअली यहां पर मैं बात करूं, देखो होता क्या है, ये देखो कॉइल है, एक कॉइल दे दिया गया, और इस कॉइल के हिसाब से जरा सोचें तो देखो यहां पर एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है यहां पे, मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है अब। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में करंट पास होने लगती है, करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, जिसका मेन रीजन क्या है कि मैग्नेट नीचे आएगा तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स जब बढ़ेगा तो उसकी जो चेंज रेट होगी वो क्या देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो यहां पर देखिए होता क्या है, फैराडे लॉ में E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, और ये क्या है एन फाई और बाई डेल्टा टी। इसका मतलब हुआ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, माने फेरों की संख्या है, फाई क्या है, फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है कि इतना समय अंतराल में इतना फ्लक्स में चेंजिंग हुआ है। उसी का जब रेशियो दोनों को निकालेंगे तो फ्लक्स में चेंजिंग का रेट मिलेगा। नेगेटिव का भी अर्थ है, नेगेटिव का अर्थ ये है कि फ्लक्स जो है वो क्या है, मान लिया जाए इंक्रीज करेगा तो उस नेगेटिव का अर्थ है उसको घटाना, मतलब नेगेटिव का अर्थ है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको घटाने का काम करेगा, और जब जो है से फ्लक्स घटेगा तो नेगेटिव जो है उसको नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, यानी बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए नेगेटिव साइन लिया गया है, कहां पर, तो माइकल फैराडे जी के सेकेंड लॉ में। अब देखिए उसी को लेंज लॉ ने मॉडलिंग कर दिया। मॉडलिंग क्या कर दिया कि देखिए आएगा तो सपोज दैट आ रहा है कौन, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल आ रहा है, नजदीक में है, मान लो साउथ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आने लगा ये, तो जैसे ये आता है तो इस केस में ये जो मैग्नेट जो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, नीचे आने लगा, तो यहां पर नीचे आने लगा तो हुआ क्या, कुछ ऐसा, देखिए यहां पर ये जो है से एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा। क्यों करने लगा, क्योंकि इसमें करंट पास होने लगी, करंट इंड्यूस्ड होने लगी, कौन वाइज होने लगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां से व्यू लिया गया, ठीक है, तो ये करंट इस तरीके से घूमने लगी, तो ये वाला जो पोल हो गया इसका, ये नॉर्थ बन गया, और ये वाला पोल जो है ये साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब क्या करने लगा, उसको नीचे आने से रोकने लगा कि तुम आओ नहीं, ठीक है। अब देखो इसका पीछे एक लॉजिक है, यहीं पर समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, यानी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे बेस्ड है। क्योंकि देखो हुआ क्या, ये आ रहा है मोशन में, मोशन में मतलब उसके पास यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है। अब क्या होता है कि यहां पर उसको आने से, उसको मोशन करने से, इसके बगल में उसको मोशन करने से इलेक्ट्रिक क्रिएट हो रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा क्रिएट हो रही है, विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है। तो ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, एनर्जी का कन्वर्सन होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी आया कहां से, क्रिएट तो हो नहीं सकता है क्योंकि एनर्जी क्रिएट होती नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि इसके काइनेटिक एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो घटना चाहिए, और यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसी का कन्वर्सन होगा। तो घटेगा कब,
जब जो है सो वो स्लो करेगा मोशन, जब उसका मोशन स्लो होगा तो इसमें एक ऐसा करंट क्रिएट हुआ जो उसी को विरोध करेगा, उसके मैकेनिकल एनर्जी को कम करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को कम करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्सन होगा। ठीक है, तो यही है कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्सन किसमें हो रहा है? विद्युत ऊर्जा में। यानी यांत्रिक ऊर्जा का बदलना किसमें है? विद्युत ऊर्जा में। यानी यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसी का रूल है, इसी पर ये बेस्ड है। तो समझना है, नॉर्थ पोल आएगा तो ये जो कॉइल में ऐसा करंट पास होगा कि उसका फेस उसके तरफ नॉर्थ, जो आने से रोकेगा कि तुम मत आओ। और जब ये जाने लगेगा, ठीक है, जब जाने लगता है तो देखिए होता क्या है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं सॉरी कॉइल है। अब यहां पर एक्चुअली देखा जाए तो मैं बात करूं कि ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेट जाने लगा। अब देखिए मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये क्या होने लगा? जाने लगा। तो जैसे जाने लगा तो यहां पे देखो क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि करंट अगर इसमें ऐसे घूमने लगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पोल बन गया यहां पर साउथ और ये पोल बन गया यहां पर नॉर्थ। उल्टा हो गया कि अब जो है से जाने लगा, जाने से क्या हुआ? फ्लक्स में चेंजिंग हुआ। नजदीक आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा। दोनों का रीजन है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवाना, और उसी का ये विरोध करेगा। देखो अभी हो गया साउथ, तो क्या करेगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, उसको जाने से रोकेगा। ठीक है, यानी रोक रहा है। तो इस तरीके से यही क्या है यहाँ पे? लेंज लॉ है। यानी लेंज लॉ सिंपल में समझना है कि कॉइल और मैग्नेट के बीच आपेक्षिक गति होती है, वहां पर फ्लक्स में चेंजिंग होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है जिसका नेचर नेगेटिव होता है। किसका? फ्लक्स में चेंजिंग का। यानी ईएमएफ ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि यदि फ्लक्स घटेगा तो बढ़ाएगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट भेज करके, करंट फ्लो करवा करके, और घटेगा तो बढ़ाएगा। तो देखिए आने के समय बढ़ रहा है, आने के समय फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या किया? ऐसा करंट घुमा दिया कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड दे दिया, मैंने घटाने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, अपोज करने का काम किया, जिससे ये क्रिएट हो रहा है। जब वो दूर जाने लगा तो घटने लगा फ्लक्स, तो उसमें देखो उसी देखो घटने लगा तो घटने लगा, ये नॉर्थ पोल नीचे दे रहा था तो घटने लगा, तो क्या किया? ऐसे करंट घुमाया, मतलब बढ़ाने का काम किया। ये क्या है? लेंज लॉ है। तो लेंज लॉ का मतलब हुआ चालकीय बंद पास में प्रेरित धारा की ऐसी अभिदिशा होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है ना। उसे लेंज का नियम कहते हैं। माने ऐसा विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, ऐसा प्रोड्यूस्ड हुआ है ना, प्रेरित हुआ, जो मैग्नेट के मोशन को रोक रहा है, मैग्नेट को रोक रहा है, और उसी से वो क्रिएट भी हो रहा है। यानी an induced current in a colloid conducting loop will appear in such a direction that opposes the change which produced it, माने जिससे वो क्रिएट होगा उसी का विरोध करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया लेंज, और लेंज लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कैसे? यहाँ पर क्या करता है? करंट जो है करंट मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुआ, मतलब प्रोड्यूस हुआ, किसके कारण? उसके मैकेनिकल के कारण। तो उसका मैकेनिकल घटेगा, यानी उसका मोशन घटेगा, तब ना इलेक्ट्रिक एनर्जी की कन्वर्सन होगी। ठीक, अब देखो आगे बढ़ता हूं, यहां पर इसके बारे में जरा देख ले, लेंज लॉ से रिलेटेड। ठीक है, लेंज लॉ की मैं बात करने वाला हूं। देखो लेंज लॉ यहां पर किस तरीके से है। देखिए यहां पे मैंने क्या बोला था इसमें, देखिए यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले देखेंगे अभी क्या है, नॉर्थ पोल है और यहां पे कॉइल्ड वायर है, और ये कॉइल्ड वायर है। अब इधर से क्या रहे हैं, ला रहे हैं मैग्नेट को। देखो लाएं, जिस समय ला रहे थे, ठीक है, जिस समय ये साउथ आ रहा, नॉर्थ आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ बना, दूर गया, नजदीक आएगा, दूर जाएगा। अब देखो ये क्या बता रहा है, यहां पे देखिए जरा,
देखिए अभी आ रहा है, कौन आ रहा है, साउथ पोल आ रहा है, साउथ पोल आ रहा है तो ई भी साउथ है बन जाएगा। देखो करंट की डायरेक्शन अभी इधर है तो ऐसे फील्ड देगा तो इधर होगा साउथ और नीचे की तरफ होगा नॉर्थ, तो ये होगा। और वही देखिए यहां पे जैसे ऊपर गया करंट का डायरेक्शन अपोजिट, देखिए नॉर्थ आया, फिर देखिए साउथ आ गया, करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, नॉर्थ आएगा साउथ। अब देखो एक बात यहां पे ये हुआ, वो तो हुआ नजदीक आने से और दूर जाने से। नॉर्थ आएगा नजदीक, नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ दूर जाएगा, साउथ बन जाएगा, है ना, क्योंकि रोकना है उसको। दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, नजदीक आएगा तो रिपेल करेगा, उस केस में हुआ। अब देखो यहां पर केस है कि हुआ ऐसा क्यों, ठीक है, तो जिसका मेन रीजन है ये फ्लक्स का, ठीक है। देखो फ्लक्स का मेन रीजन क्या है, सो जरा फ्लक्स वाले स्टोरी पे अभी तो नॉर्थ और साउथ की स्टोरी चल रही है। देखिए बदल रहा है करंट की डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ बदल। अब देखो नजदीक आ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो यहां पर देखिए जिस समय फ्लक्स बढ़ रहा है उस समय जरा देखेंगे, गौर करेंगे, देखो, और जिस समय फ्लक्स घट रहा है, ठीक है, तो यहां पर जरा सा केयर करना है। देखो ध्यान देना, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें करंट ऐसे, देखो करंट की जो डायरेक्शन है मतलब ये रेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और करंट की डायरेक्शन मतलब ऐसा है कि ये जो डायरेक्शन दे रहा है देखो इधर के तरफ, यानी करंट देखो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो नॉर्थ इधर हो जाएगा तो आने से रोकेगा, है ना। और ये जब जाने लगेगा, जब देखो दूर जाने लगा तो उल्टा, पहले ऐसे था अब ऐसे ऐसे रेड कलर देखो घूम रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से जरा इस पे भी डिस्कस करो। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे अबर हुआ कि देखो ये जो सिचुएशन है, देखिए नजदीक जा रहा है, मैग्नेट नजदीक गया तो क्या हो गया था, मैग्नेट नजदीक जाने से तुरंत फ्लक्स क्रिएट हुआ था। देखिए यहां पे फ्लक्स का क्रिएशन, देखिए अभी है मैग्नेट, यहां पे फ्लक्स जा रहा है, थोड़ा सा ये और देखिए यहां पे जैसे हल्का सा आगे बढ़ाएंगे इसको, देखिए यहां पे जैसे हल्का सा आगे बढ़ेगा तो इसमें कुछ सिचुएशन आ जाएगी इस तरीके का, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो ही गया, ठीक है। अब देखो आगे आता है प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान और शिखर मान में संबंध स्थापित करें, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान और शिखर मान में संबंध स्थापित करना है, यानी एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू और जो मीन वैल्यू है उसके साथ रिलेशन बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहां पर देखिए होता क्या है, एक्चुअली मैं बता दूं इसमें कि जो करंट है अल्टरनेटिंग, उसकी जो वैल्यू होती है वो भी बदल सकती है, लेकिन डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। डायरेक्शन किस तरीके से पीरियोडिकली चेंज होती है जरा इसको देख लें। देखो इस तरीके से, ये करंट है आई, इसका सबसे पहले यहां पर कंडीशन समझें तो ये होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का, या तो साइन ओमेगा टी रहेगा या तो फिर कॉस ओमेगा टी रहेगा। साइन ओमेगा टी या तो कॉस ओमेगा टी को जब फॉलो करेगा करंट का इक्वेशन तो समझ कि वो अल्टरनेटिंग करंट है। अब देखिए तो यहां पर इसकी ग्राफ यदि खींचोगे तो ग्राफ ऐसे होगा, ये हाफ टाइम के लिए हुआ, देखो 0 से t/2 टाइम तक, t/2 तक, यानी हाफ टाइम पीरियड के लिए। फिर ये देखो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा अबर पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। इसमें हाफ टाइम के लिए प्लस है और हाफ टाइम के लिए माइनस है,
यदि पूरे साइकिल के लिए मैं यदि निकाल दूं, पूरे चक्कर के लिए यदि मैं निकाल दूं, एक चक्कर पूरा, तो मीन वैल्यू जो होगा करंट का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है, इसलिए एवरेज वैल्यू यहां पर 0 होगी। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर बोला है सबसे पहले, एक मिनट देखिए, यहां पे एक चीज और बात समझा दूं, ये जो वैल्यू देख रहे हो ये क्या है, इधर है मैक्सिमम, तो इधर प्लस आई नोट होगा, इधर है तो इधर होगा माइनस आई नोट। मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसी को पीक वैल्यू बोलते हैं, शिखर वैल्यू बोलते हैं, यानी सबसे ज्यादा तो यही है करंट, यही है करंट। तो मैक्सिमम करंट जो होगी प्रत्यावर्ती धारा में वैल्यू उसकी, उसको शिखर वैल्यू। अब देखो यहां पे लिख दूं 1 साइकिल के लिए बात करने वाले हैं, 1 साइकिल के लिए यानी एक चक्कर के लिए, तो आई जो मीन होगा यानी माध्य जो वैल्यू होगा, ठीक है, आई मीन, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूछा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा में यानी अल्टरनेटिंग करंट में एक चक्कर में कितना वैल्यू होता है माध्य मान का, तो माध्य मान की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। लेकिन मुझे यहां दोनों में रिलेशन बतलाना, तो क्या हाफ के लिए होगा, हाँ, हाफ के लिए माध्य वैल्यू और इधर हाफ के लिए माध्य वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन एक का पॉजिटिव होगा दूसरे का नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर करंट की बात करेंगे, थोड़ा सा एक सेकेंड यहां पे जरा देखें तो क्या होगा, देखिए करंट है दो तरीके का, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी। ठीक है, एसी और डीसी पे हम लोग बात करेंगे, एसी एंड डीसी पे। एसी का मतलब हुआ प्रत्यावर्ती जिसकी दिशा बदलती है, और डीसी का मतलब हुआ जिसकी दिशा नहीं बदलती है, मतलब डायरेक्शन फिक्स रहता है। जरा देखो यहां पे, देखिए यहां पर दो बातें हैं, एक है यहां पे डीसी और एक है एसी। डीसी कौन देता है, जो बैटरी दे रहा है, ठीक है, और जो हम लोग के डोमेस्टिक सर्किट में आता है वो होता है क्या चीज, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें देखिएगा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन मतलब करंट जो है फ्लो करेगी वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, देखिए ऐसे। लेकिन जरा इस पे गौर करिएगा तो हाफ टाइम के लिए उधर जाएगी, हाफ टाइम के लिए इधर जाएगी। तो यहां पे सबसे बड़ी एक बात है, जब डीसी करंट फ्लो करता है यानी डायरेक्ट करंट कहीं फ्लो करता है, प्रवाहित होती है, तो एनर्जी भी फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो इस तार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बस ओसिलेट करता है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन एनर्जी का फ्लो लगातार होता है, यानी एनर्जी का प्रवाह होता है, ऊर्जा की प्रवाह होती है। किसमें, प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉन का ओसिलेशन होता है, इसमें एनर्जी का भी प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह होता है, किसमें, डीसी में। चलिए तो ये हो गया, देख लो ओसिलेशन चल रहा है उसमें और इसमें। देखिए अब यहां पे डीसी है, जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, ठीक है। लेकिन एसी की बात करो तो देखो ओसिलेशन हो रहा है, ओसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा ओसिलेशन से रिलेटेड। अब बात करेंगे इसमें, मुझे निकालनी क्या है, ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, तो आधा टाइम आधा टाइम के लिए, आधा टाइम लेफ्ट टू राइट, आधा टाइम राइट टू लेफ्ट फ्लो किया, तो इसमें हमें निकालनी है, ठीक है, इसमें हमें निकालनी है माध्य मान। चलिए आधे टाइम के लिए तो यहां लिखना पड़ेगा क्या चीज, हाफ साइकिल। देखो यहां पे लिख दूंगा हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए देखिए होता क्या है, आई मीन जब लूंगा तो रिलेशन, देखो ये चार्ज कैसा होगा यहां पे, समझिए पहले करंट कैसा है, वेरिएबल है, इंस्टेंट करंट है, टाइम के सापेक्ष है। तो छोटा टाइम के लिए पहले चार्ज निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर दो,
तो चार्ज बराबर क्या होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ पे छोटा चार्ज पहले ले लो डी क्यू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके हाफ टाइम तक, तो हाफ टाइम का टोटल चार्ज हो गया। अब टोटल टाइम से इसको क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, मैंने आधा टाइम के लिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा टोटल हाफ टाइम के लिए जो चार्ज फ्लो किया, अब बाई टाइम तो क्या देगा माध्य करंट देगा, मीन वैल्यू देगा। देखिए यहाँ से तो इंटीग्रेशन रहने दो 0 से t/2 का हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद dq मतलब i dt बाई टाइम के लिए t/2 दे दूंगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया और t नीचे रह गया, ठीक है। अब देखिए यहां से इंटीग्रेट करूंगा 0 से t/2 तक, i के जगह पे आई नोट होगा, ठीक है, ये होगा आई नोट साइन ओमेगा टी दे देंगे, और ये क्या होगा डी टी होगा, हो गया ऐसा। अब क्या करोगे आई नोट बाहर कर लो और इसको इंटीग्रेट मुझे करनी है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो इंटीग्रेट जब करनी है तो इसके लिए क्या होगा, सो देखो देखिए आई मीन रहने दो, आई मीन रह गया, ठीक है। अब देखो 2t रह जाएगा, 2/t रह जाएगा, और आई नोट कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, पिक वैल्यू है जो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा यहां पे 0 से t/2 तक बचेगा साइन ओमेगा टी और ये dt, हो गया ऐसा। साइन को इंटीग्रेट करोगे 0 से t/2 तक, साइन को साइन ओमेगा टी लिख सकते हो कॉस ओमेगा टी होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा यहां पर टाइम के साथ है तो इंटीग्रेशन है डिवीजन में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसको पूरा तरीके से मैं लिख दूं, यहां पे इसकी जो वैल्यू है मैथमेटिकल वैल्यू ले लें, यहां से मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करें, ठीक है। तो वैल्यू रख करके इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां पे देखिए आ जाएगी 2i नोट बाई टी, ये तो रहेगा, और इनटू इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा t/पाई, हो गया। तो t से t कट जाएगा, मतलब इतना याद रखना, इसको मैथमेटिकली करके भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हो t/पाई, तो t कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सो आई मीन, यानी आई मीन इज इक्वल टू, ये तो 2i नोट है, 2i नोट हो गया बाई, और यहां से बच रहा है पाई, तो 2i नोट बाई पाई, यही इसकी क्या हो गई रिलेशन हो गई। यानी हाफ टाइम के लिए, यदि हाफ टाइम के लिए प्लस वाला है तो प्लस, और फिर अगला माइनस में जाएगा, माइनस हाफ ओसिलेशन में तो माइनस हो जाएगा, तो हाफ के लिए होगा एवरेज, लेकिन फुल के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए ये हो गया इसका रिलेशन, यही था। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, प्रेरक प्रतिघात क्या है, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सबसे पहले मैं बता दूं, रिएक्टेंस कुछ भी बोलेगा, रिएक्टेंस बोलेगा यानी क्या प्रतिघात बोलेगा, तो समझना है कि ये एक प्रकार का रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। बट देखिए है क्या, रेसिस्टेंस हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को, ठीक है। यानी रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होता है, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को अपोज करना, उसके मोशन को अपोज करना, और साथ ही साथ हीट पैदा करना है, लेकिन विरोध करना, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए दो बातें होती है रिएक्टेंस के लिए, एक होता है सर्किट में
कैपेसिटर लगा दो, संधारित्र लगा दो, तो वो भी धारा का विरोध करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को विरोध करेगा, लेकिन वो हीट एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। एक दूसरा, इंडक्टर लगा दो, मतलब कॉइल्ड वायर सोलेनोइड की तरह, वो भी अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, माने विद्युत धारा का, लेकिन वो भी अपोज करेगा, लेकिन हीट पैदा नहीं करेगा, ऊष्मा उत्पन्न नहीं करेगा। यानी इसी को क्या बोलते हैं, यानी रेसिस्टर का नहीं, किसका, कैपेसिटर का जो विरोध करने का तरीका है और इंडक्टर का जो विरोध करने का तरीका है, इसी को प्रतिघात बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। लेकिन यहां पर सवाल में ला दिया है क्या चीज, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर का रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर का प्रतिरोध। इंडक्टर मतलब कुंडलीकार तार का जो प्रतिरोध होगा, उसी को यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी यहां पर प्रेरक प्रतिघात कहते हैं। देख सकते हैं किसी प्रेरक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसे प्रेरक प्रतिरोध कहते हैं। यानी द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां देखो स्पेशल बोला है एसी सर्किट, ये तो डिफिनेशन लिख दोगे इस तरीके से। अब देखो होता क्या है, यहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से। एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ध्यान देंगे, ये देखिए ये इंडक्टर हो गया, इंडक्टर का यह सेल्फ इंडक्टेंस हो गया एल, ठीक है, स्वप्रेरकत्व, जिसका एसआई मात्रक हेनरी होता है, एसआई यूनिट हेनरी होता है। यह हो गया ओमेगा एल। ओमेगा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। एक्स एल क्या है, ये है प्रेरक प्रतिघात है एक्स एल। फ्रीक्वेंसी होगा तभी ना होगा, ठीक है। तो एसी का फ्रीक्वेंसी होती है, डोमेस्टिक सर्किट में घरेलू परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति कितना है, 50 हर्ट्ज। लेकिन यदि मैं डीसी के लिए बात करूं, देखो एसी के लिए करूंगा तो एसी का तो फ्रीक्वेंसी होगा, यानी एक्सएल होगा, यानी ये किसके लिए हो गया, एसी के लिए हो गया, ठीक है। यदि डीसी के लिए बात करूं, ठीक है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, यानी डीसी यानी डायरेक्ट करंट, यानी दिष्ट धारा जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, उसके लिए फ्रीक्वेंसी 0 होता है। यानी यहां पर मैं बात करूं एक्सएल, उसके लिए 0 हो जाएगा। यानी किसी इंडक्टर को एसी में जोड़ेंगे तो प्रतिघात होगा, प्रतिरोध पैदा करेगा, लेकिन विरोध पैदा करेगा। लेकिन यदि इसको डीसी में जोड़ देंगे तो विरोध पैदा नहीं करेगा, क्योंकि एक्सएल देखो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बस इतने जवाब दे देना है और छोड़ देना है। लेकिन एक बात ये और समझ लें कि यदि यहां पर बोल दे कि धारिता का प्रतिघात रहे, कैपेसिटर वाला रहे, तो कैपेसिटर वाला जो रहेगा तो खाली यहां पे बस बदल देना, ये कैपेसिटर को जोड़ देना है कहां, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में। जहां पर प्रेरक जोड़े हैं वहां पर क्या जोड़ देंगे, संधारित्र जोड़ देंगे, ठीक है, और उसका जो विरोध उत्पन्न होगा वो होगा। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, इसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी, या तो इसी को लिखते हैं 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। तो एसी के लिए होगा, ये एसी में ही ओमेगा होगा, फ्रीक्वेंसी होगी प्रत्यावर्ती धारा में ही। लेकिन यदि मैं डीसी की बात करूं इसके लिए, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पे जैसी 0 पुट करेंगे 1/0, फ्रीक्वेंसी के जगह 0 तो 0, तो 1/0, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी संधारित्र की जो प्रतिघात होती है, रिएक्टेंस होती है, कहां, डीसी में, यानी डीसी सर्किट में, डायरेक्ट करंट वाला में, तो उसमें क्या होता है, प्रतिघात इनफाइनाइट होती है। लेकिन यदि इंडक्टर का प्रतिरोध देखा जाए, प्रतिघात देखा जाए, तो वो 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप भी बन गया। इसमें क्या बोल सकते हो, इसका जो प्रतिघात है यानी रिएक्टेंस है,
वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका क्या है देखो तो, ये जो प्रतिघात है, जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर का यानी संधारित्र का, वो क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आता है इसमें भंवर धारा क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। यानी यहां पे व्हाट आर ईडी करेंट्स, गिव इट्स टू यूजेज। अब देखिए ये होता क्या है, यदि किसी कंडक्टर बॉडी को, यानी यदि कोई चालकीय वस्तु है, कंडक्टर बॉडी है, उसको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ठीक है, तो या तो उसको गति करवाएंगे उसमें, तो उसमें क्या होती है, उस कंडक्टर के यानी जो चालक है उसके सतह पे छोटा छोटा लूप बना करके विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी इंड्यूस्ड होने लगेगी, प्रेरित होने लगेगी। तो इसी जो करंट पास होने लगता है छोटा छोटा लूप में, उसी को मतलब भंवर धारा बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। ठीक है, यानी यही देखो, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करता है तो इसके भीतर अनेक लूपों में धाराएं प्रवाह प्रेरित हो जाती है, उसे भंवर धारा कहते हैं। यानी व्हेन ये कंडक्टर मूव्स इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करेंट्स आर इंड्यूस्ड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप, माने बहुत सारे लूप में, छोटा छोटा लूप में। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, द कंडक्टर, दीज आर कॉल्ड ईडी करंट्स, उसी करंट को ईडी करंट बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है, स्वचालित मशीन में चुंबकीय ब्रेक में, यानी स्वचालित जो मशीन होता है उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी मैग्नेटिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल। छोटे छोटे धातु टुकड़ों को पिघलाने में, यानी मेल्टिंग ऑफ टीनी मेटल पीसेस, ये हो गया यूज। जरा देख लें इसको रिव्यू करके कि ये होता कैसे है। ओके, देखिए यहां पे एक कंडक्टर प्लेट लिया गया, ठीक है, और इस कंडक्टर प्लेट में होता क्या है कि इसको मोशन करवाया जा रहा है, या तो रखा गया है कहां पर, तो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र खुद ब खुद बदल रही है। ठीक है, तो खुद ब खुद बदल रही है, तो उस केस में यहां पर जरा एक बार देखें कि होता कैसे है। ये देखिए यहां पर इस तरह से लूप बनाना शुरू कर दिया, देखिए घूम रहा है, हर एक लूप में बहुत सारा लूप ऐसा बनता है। ठीक है, बहुत सारे लूप इस तरीके से यहां पर बनते हैं। तो यही क्या हो गया, यहां पर यही जो लूप बना बना के घूम रहा है, लूप बना बना करके, इसी को भंवर धारा बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कहां होगा, कंडक्टर के सरफेस पर होगा, है ना। कहां होगा, तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बदलती है उसमें या रखिए, या तो इसको गति करवाइए। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब आगे आता है टॉपिक, क्या है ये जरा देखिए। टॉपिक आपका यहां पर आपसी प्रेरण किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन। यानी यह एक ऐसी घटना है जिसके अंतर्गत किसी चुंबकीय कुंडली में विद्युत वाहक बल दूसरी धारावाही कुंडली के कारण प्रेरित होता है। इस घटना को आपसी प्रेरण कहते हैं। A phenomenon in which an EMF is induced in the coil due to current carry another coil near to it is called mutual induction। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए यहां पे मैं बात करूं, ये देखो मैंने कॉइल लाया, यहां पे एक कॉइल लाया, ठीक है, और इस कॉइल में मैंने सेल लगा दिया, ठीक है, सेल लगा दिया। अभी इसके बगल में एक दूसरा कॉइल लाया, इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर अटैच हो गया यहां पे। अभी क्या है, यहां स्विच लगा हुआ है, सपोज दैट स्विच को ऑफ किए हुए हैं, मतलब इसमें करंट पास नहीं करवा रहे हैं। जैसे स्विच को ऑन करते हैं तुरंत इसमें करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो जैसे करंट पास होना शुरू हो जाता है तो उस केस में क्या होती है, यहां पर देखिए यहां पर करंट जाती है, देखो इस तरीके से,
तो जैसी करंट जाती है, देखो करंट जैसे इसमें फ्लो करती है तुरंत एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इससे उत्पन्न होने वाली जो फील्ड लाइन है वो क्या हो रही है, उस लूप से भी क्रॉस कर रही है, इस लूप से भी यहां पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। यानी इसमें भी क्या हो गया, फ्लक्स में चेंजिंग आ गया, पहले फ्लक्स था नहीं, अभी फ्लक्स आ गया, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी करंट दिया इसमें, क्रिएट हुआ, इंडक्शन हुआ इसमें भी, यानी इसमें तो करंट देने नहीं गए, इसमें इंडक्शन हुआ। तो देखो यही क्या है, इसमें करंट दो, इसमें इंडक्शन हो जाए तो इसको बोलते हैं आपसी, यानी आपसी मैटर हो गया ये, यानी आपसी प्रेरण हो गया। इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं या तो अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, आपसी प्रेरण या तो अन्योन्य प्रेरण। एक बात, दूसरी बात यहां पे यह है कि जिसमें करंट दिया उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, यानी प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। जिसमें प्रेरित हुआ, जिसमें इंडक्शन हुआ, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, यानी द्वितीयक कुंडली बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल या तो द्वितीयक कुंडली। चलिए आगे देखते हैं इसको जरा एक बार रिव्यू करके कि कैसे होता है। देखो देखो यहां पे अभी एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है जिससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अब गैल्वेनोमीटर देखिए, इस कॉइल में अभी कुछ फ्लक्स नहीं निकल रहा है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके रखा गया है, जरा इसका रिव्यू लीजिए। देखिए तुरंत मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाना शुरू कर दिया उससे, जैसे उसमें गया नीडल का डिफ्लेक्शन स्टार्ट। ठीक है, यही है क्या, ये हो गया प्राइमरी कॉइल, ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। फ्लक्स इसका जो क्रिएट हुआ वो इससे क्रॉस हुआ, और देखिए यहां पर वही होता है सिचुएशन कि जैसे ही फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होता है तो डिफ्लेक्शन भी बदल जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक कॉइल है जो सेकेंडरी है और यहां पे प्राइमरी कॉइल है जिसको एसी करंट सोर्स से अटैच कर दिया गया प्राइमरी कॉइल को, और सेकेंडरी कॉइल में क्या किया गया, केवल बल्ब लगा दिया गया है, केवल बल्ब लगा दिया गया। ठीक है, और यहां पर देखिए हो क्या रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा, तो इससे क्रॉस करने वाली मतलब इसमें घूमने वाली करंट, कुंडली में करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसका बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलेगा तो इससे क्रॉस करने वाली फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि देखिए इस तरीके से यहां पर जब चेंज होता है, ठीक है, तो यहां पर देखो चेंज हो रहा है, बल्ब जल रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट है तो क्या होता है, फ्लक्स जीरो भी होती है क्योंकि करंट जीरो होता है। तो जब जब फ्लक्स जीरो होगा मतलब करंट जीरो होगा उस समय फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी, मतलब चेंज नहीं होगा, उस समय बल्ब जीरो मतलब बल्ब नहीं जलेगा। यानी ये देखिए ऑन ऑफ होता है। ठीक है, इस तरीके से ऑन ऑफ होता है। अब आगे बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो ये हो गया यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन के बाद अब आगे आपका टॉपिक आता है जिसका नाम है परिमापित्र। क्या है, इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, परिमापित्र को ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और यहां बोला गया है परिनमन अनुपात का सूत्र लिखें। ठीक है, यानी व्हाट इज ट्रांसफार्मर, राइट फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। यानी सबसे पहले समझिए कि जब भी यूज करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज करेंगे, दूसरा के लिए यूज नहीं होता, डीसी के लिए यूज नहीं होता, डायरेक्ट करंट के लिए यूज नहीं होता है। एक बात, दूसरी बात है कि इसका काम क्या है, ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाएगा और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाएगा, बस इसका यही काम है, वोल्टेज को कम करना या बढ़ाना, घटाना और बढ़ाना। लेकिन कौन सर्किट के लिए, एसी के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए काम करेगा, डीसी के लिए ये काम नहीं करता, डीसी में काम ही नहीं करेगा, इसका कोई रोल नहीं होगी। ठीक है, अब ये किस पे बेस्ड है, तो ये जो बेस्ड है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, यानी आपसी प्रेरण पे बेस्ड है, अन्योन्य प्रेरण पे बेस्ड है।
यानी इसकी सिद्धांत पूछा जाएगा क्या है, तो बोलना है म्यूचुअल इंडक्शन है, यानी अन्योन्य प्रेरण है। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर ये पूछा क्या है, तो मैंने क्या है बता दिया। यहां पर एक वैद्युत युक्ति है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज को परिवर्तन करने में किया जाता है ना, वोल्टेज को बदलने के लिए, उसे परिमापित्र कहते हैं। यानी एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द वोल्टेज इन एसी सर्किट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखिए इतना लिख देंगे काम हो जाएगा। और यहां पर इसका परिनमन अनुपात का सूत्र लिखें, यानी इसको यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को यहां पर के से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा देख लेंगे हम लोग, के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है NS बाई NP। देखिए NS बाई NP होता है, यानी K इज इक्वल टू NS बाई NP। ठीक है, NS क्या है, तो सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। NP क्या है, प्राइमरी कॉइल जो है, यानी प्राथमिक जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या है। दोनों की रेशियो को ही K बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, परिनमन अनुपात बोलते हैं। इतना तक लिख दिए, आंसर हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बातें समझ लीजिए। यहां तक लिख देंगे, जवाब क्लियर हो गया है ना, देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर हो गया। लेकिन यदि बोलेगा ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसका डायग्राम बनाइए, है ना, ये सब बातें बोल देगा, तब क्या होगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम पे आते हैं हम लोग। इसका देखिए, ये जो है इसको बनाने के लिए यहां पर देखिए ऐसे आयरन का, सॉफ्ट आयरन का फॉइल लेते हैं। अब है कि सॉफ्ट आयरन का फॉइल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि उसको मैग्नेटाइज करना यानी चुंबकित करना और विचुंबकित करना आसान होता है, उसमें हिस्टेसिस, उसका हिस्टेसिस कम होता है। ठीक है, उसमें हीट एनर्जी कम लॉस होती है। एक, अब देखिए इसको फॉइल यूज किए। अब देखिए फॉइल जो यूज करते हैं है ना, उसको परत बाई परत लगाते हैं। अब यहां पे देखिए होता क्या है, देखिए परत बाई परत ऐसे लगाएंगे, फॉइल को लगा दें। अब यहां पर आता है कि परत बाई परत क्यों लगाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब जो है से इसको यूज करेंगे तो इसका वर्किंग में जब इसको लाएंगे तो अंदर में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा और डीमैग्नेटाइजेशन होगा, यानी चुंबकन होगा और विचुंबकन होगा। तो चुंबकन और विचुंबकन के समय क्या होती है, ईडी करंट होता है प्रेरित, यानी भंवर धाराएं प्रेरित होती है सतह पे, जिससे क्या होती है, ऊर्जा की लॉस होती है। ऊर्जा की लॉस को यहां पर बोलते हैं आयरन लॉस, यानी लौह ह्रास बोलते हैं इसको। पूछा जाता है ट्रांसफार्मर में लौह ह्रास क्या है। ठीक है, तो कहना होता है कि जो क्रोड है, मतलब इसको क्रोड बोलते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है, चुंबकन होता है और विचुंबकन होता है। उस समय भंवर धाराएं प्रवाहित होती है, जिसके कारण वहां पर ऊर्जा की हानि होती है उष्मा ऊर्जा के रूप में। ठीक है, उसी को बोलते हैं आयरन लॉस या तो लौह ह्रास। चलिए हो गया। अब देखिए ये तो परत बाई परत बनाया उसी के लिए लेमिनेटेड करके। अब देखो यहां पर इधर से ऐसे कॉइल लगा दिया, इसके ऊपर रैप्ट कर दिया और यहां से सोर्स से जोड़ दिया। ठीक है, एक हो गया एसी सोर्स से जोड़ रहे हैं इसको। देखो एसी सोर्स से जोड़ दिए, इनपुट होगा, यहां से इन करेगा, क्या करेगा, वोल्टेज इन करेगा। जहां से इन करेगा उस कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल, और इसी के संख्या को यहां पर क्या बोलते हैं, एनपी बोलते हैं, इसी को एनपी बोलते हैं। और इधर से आउट होता है। ठीक है, तो यहां लोडिंग रेसिस्टेंस लगा करके क्या होता है, आउटपुट करते हैं। तो यहां से आउटपुट हो गया, आउट कर गया। तो जहां से आउट करेगा जिस कॉइल से, उसका नाम है उस कुंडली को सेकेंडरी कुंडली, सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली। अब देखिए दोनों में फेरों की संख्या एक में ज्यादा एक में कम होती है। क्यों होती है उस पर भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, क्यों होती है? तो देखिए यहां पर जिसमें ज्यादा संख्या होगा वो पतला होगा, पतला पतला होगा, पतला तार का होगा। जिसमें कम संख्या होगी, कम नंबर होगी, वो मोटा होगा। ठीक है, ऐसा। अब ये तो हो गई एक प्राइमरी एक सेकेंडरी से रिलेटेड। इसमें देखिए जिधर नंबर ज्यादा होगा उधर वोल्टेज ज्यादा होगा, जिधर नंबर टर्न का कम होगा उधर वोल्टेज भी कम होगा। यानी यदि यहां से इनपुट कर रहे हैं तो संख्या ज्यादा है और इधर क्या है, कम है संख्या, ये कम है, तो क्या होगा, वोल्टेज को घटाएगा। इन किया ज्यादा वोल्टेज, आउट कर रहा है कम वोल्टेज, यानी वोल्टेज को घटाया, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन। ठीक है, डाउन माने अपचाई ट्रांसफार्मर। और यही उल्टा होता, इधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता, इधर नंबर ऑफ टर्न कम है। देखो इधर ज्यादा इधर कम है, तो ये हो गया स्टेप डाउन। ये उल्टा होता, इधर कम होता इधर ज्यादा होता, मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता इधर कम होता, तो इधर कम वोल्टेज आया लेकिन उसको उधर ज्यादा बढ़ा दिया तो स्टेप डाउन हो गया, स्टेप अप हो गया। स्टेप अप मतलब ऊंचाई, मैंने बढ़ा दिया वोल्टेज को। तो यही काम है इसका, बढ़ाना और घटाना। स्टेप अप बढ़ाने वाला, घटाने वाला स्टेप डाउन। बढ़ाने वाला है तो प्राइमरी में क्या रहेगा, नंबर कम, सेकेंडरी में ज्यादा। डाउन करने वाला रहेगा तो प्राइमरी में ज्यादा नंबर, सेकेंडरी में कम। देखो अब यहां से इसका एक सिंबल होती है, तो इसका सिंबल इस तरीके से ऐसे होता है। देखो ये हो गया यहां पर सिंबल, इसका किसका हो गया, तो इस ट्रांसफार्मर का सिंबल दे दिया गया। यहां से एक प्राइमरी वाला हो गया और ये हो गया सेकेंडरी वाला। चलिए ये तो हो गया, ये बातें हो गई। अब देखो इस पर जो कॉइल लगाए हैं, वो कॉइल जो होती है वो कॉपर का होता है। कॉपर में जब करंट पास होती है बदलती डायरेक्शन में, हाफ टाइम के लिए इधर से इधर जा रही है तो फिर अगले हाफ टाइम में इधर से जाएगी, तो क्या होता है, इस तरीके से वहां पर हीट एनर्जी क्रिएट होती है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस उष्मा ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण हो रही है, विद्युत ऊर्जा के कारण। तो विद्युत ऊर्जा का ह्रास हो रहा है किसमें, कॉपर वायर में, उसको कॉपर लॉस बोलते हैं, या तो ताम्र ह्रास पूछा जाता है। बोला जाएगा ट्रांसफार्मर में ताम्र ह्रास क्या है, तो बोलना है वहां पे कॉपर लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती, मैं कॉपर लॉस के बारे में कि जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें कुंडली जो यूज करते हैं वो तांबे का यूज करते हैं, उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो वहाँ उष्मा उत्पन्न होती है, उसी को ताम्र ह्रास बोलते हैं या तो कॉपर लॉस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हो गई बातें। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका जरा हम लोग वर्किंग पे आते हैं। देखिए वर्किंग पे आते हैं तो यहां पर देखिए ये जो प्राइमरी कॉइल है और इधर सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, इधर इनपुट कर रहा है, इधर आउटपुट होगा। लेकिन ध्यान रहे ये किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। यानी करंट इसमें जाएगा तो ये तो डायरेक्शन बदलते बोला जाएगा, तो इसका मतलब है इससे बदलने वाला करंट है तो फ्लक्स भी बदलेगा इससे निकलने वाला, और वो फ्लक्स यहां पर चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, तो इसमें भी चेंज होगा, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगी। ठीक है, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण अपने दोनों छोर के बिटवीन क्या करेगा, ईएमएफ क्रिएट करेगा इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, क्योंकि जहां भी कुंडली में फ्लक्स चेंज होगा वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, तो बाहर करेगा, अब यहां से आउटपुट करेगा, तो इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी। चलिए इसी पे हम लोग बात करेंगे, इसके वर्किंग पे। देखो इसके वर्किंग की बात करेंगे अभी, जरा देखा जाए। यहां पे देखिए सबसे पहले क्या है कि जो मैंने बताया था कि यहां से इनपुट करेगा, यहां से यहां पर जो इनपुट करेगा उसकी मैं बात करूं। देखो यहां से इनपुट करेगा, तो इनपुट करेगा इसमें, तो इससे जो देखो कॉइल में जो करंट पास करेगा, तो एक टाइम इधर जा रहा है हाफ टाइम के लिए ऐसे, ठीक है, तो अगला हाफ टाइम के लिए करंट बदल जाएगा इस डायरेक्शन में, तो करंट बदल जाएगा तो फ्लक्स बदल जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पर देखिए जरा सिचुएशन क्या होता है। देखिए देखिए फ्लक्स बदल रहा है, इससे भी क्रॉस करने वाला बदल रहा है। देखिए तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, इससे देखो क्रॉस करने वाला बदल रहा है। अब आगे देखिए, देखिए गया
बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो इस तरह से देखो करंट जा रहा है प्राइमरी में, फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी में भी, यानी सेकेंडरी में जो वोल्टेज क्रिएट होगा वो फ्लक्स के रीजन बनेगा, फ्लक्स रीजन बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगले स्टेप में देखिए यहां पर थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें करंट ऐसे ऐसे, फिर हाफ टाइम के लिए इधर, तो क्या हो रहा है, फ्लक्स की चेंजिंग हो रही है, ठीक है मतलब, और यहां पर फ्लक्स इससे क्रॉस करता है बदलती हुई डायरेक्शन में, हाफ टाइम के लिए इधर, हाफ टाइम के लिए इधर, ठीक है। तो आउटपुट करेगा वोल्टेज को, देखिएगा, देखिए गया, तो यहां तक देखिए, यहां तक जब आएगा तो ऐसे घूम रहा है, और जब इधर आ जाएगा डायरेक्शन ही देखो बदला, जैसी बदला तो पहले जा रहा था इधर, अब होने लगा इधर, देखो, और उसमें भी आउटसाइड भी बदल रहा है, ठीक है। तो ये है, देखो यहां पर उसी तरीके से अभी प्लस है, प्लस है, ठीक है, और अब देखो ई प्लस हो गया और वो माइनस हो गया, ठीक है। यहां पे इस तरह से सिचुएशन होती है। देखो तो यह भी मैंने बता रखा है तुम लोगों को, यहां पे चल रहे थे, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस बदलते रहता है, ई माइनस तो बाहर वाला भी आउटपुट करेगा तो माइनस, इधर प्लस है, इधर आउटपुट वाला भी प्लस है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफार्मर की स्टोरी से रिलेटेड, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में बोला, इन बातों को मैंने रखा। अब नेक्स्ट बढ़ता हूं, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर। आगे जो आता है वो देखिए होता क्या है एक्चुअली। आगे सवाल अब है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। यानी यहां पर वर्ग माध्य मूल जो है उसका व्यंजक प्राप्त करना है, यानी फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की बात किया तो मैंने पहले बता रखा था आप लोगों को कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इस पे जरा डिस्कशन करें। तो अल्टरनेटिंग करंट देखो ऐसे ऐसे जाएगा टाइम के हिसाब से, किसको फॉलो करेगा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी को फॉलो करेगा। यह हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, और देखो फिर अगले टाइम हाफ टाइम के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में। यही तो है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करूं कि देखो यहां पर एवरेज लेंगे, सिर्फ एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जीरो बना देगा। लेकिन किसी को देखो इंस्टेंट वैल्यू है तो इंस्टेंट वैल्यू दो तरीके का होता है, इतना से पहले t/2 से पहले पॉजिटिव और t/2 के बाद नेगेटिव। तो किसी वैल्यू को स्क्वायर करके रूट कर दें तो मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचर पे प्रभाव पड़ेगा। प्लस वाला है स्क्वायर करके रूट कर दो, ठीक है चलेगा काम। माइनस वाला है स्क्वायर करके रूट कर दोगे तो माइनस से स्क्वायर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, रूट आएगा, वैल्यू वही होगी, इंस्टेंट वैल्यू वही होगी, बट नेचर को चेंज कर दिया। अब स्क्वायर करके रूट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज फिर निकाल सकते हो, तो वो जो आएगा आरएमएस वैल्यू आएगा। चलिए तो यहां पर हम लोग आरएमएस वैल्यू की बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आरएमएस वैल्यू पे हम लोग चले तो यहां पर देखिए IRMS इज इक्वल टू, ठीक है, IRMS इज इक्वल टू यहां पे होगा अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, किसका, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का एवरेज ले लिए उसका रूट कर दिए, आई स्क्वायर ले लिए उसको रूट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई स्क्वायर का एवरेज, यानी देखिए आई स्क्वायर का एवरेज कहने का मतलब हुआ कि I1 के स्क्वायर फिर I2 के स्क्वायर प्लस I3 के स्क्वायर
प्लस डॉट 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 चलते चला जाएंगे ऐसा ही, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे, तो डॉट 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 आई एन तक जाएंगे, आई स्क्वायर एन तक जाएंगे, ठीक है। और बाई क्या कर देंगे, एन, इसको एन कर देंगे, नंबर से डिवाइड कर देंगे उसी के अंदर, ठीक है। या नहीं तो इसी को ऐसे लिख सकते हो, ऐसा, ये तो हो गया। इधर अंडर रूट है तो इधर हटा दो तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो इसी को ऐसे लिख सकते हो, आई आर एम एस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी को लिखने का दूसरा मेथड देखिए, रूट ओवर ले लेंगे, ठीक है, रूट ओवर ले लिया। और क्या लेना है, आई स्क्वायर का एवरेज लेना है ना, यही ना। तो आई स्क्वायर का देखो यहां से ले लेते हैं, आई स्क्वायर डी टी, देखो 0 से ये t हो जाएगा, 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको, 0 से t तक। और बाई यहां पर क्या लिखेंगे, डी टी छोटा पार्ट लिए टाइम, और इसको भी इंटीग्रेट कर दिए कहां तक, जरा देखें, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t तक, 0 से t तक हो गया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा बात करें हम लोग, देखिए आई आर एम एस रहेगा, उसका स्क्वायर रहेगा, देखो ओ सॉरी यहां पे स्क्वायर अभी नहीं चढ़ाते हैं, मिस हो गया, यहां पे स्क्वायर हटा दो क्योंकि रूट ले लिए हैं। यदि स्क्वायर ले लिए तो इधर से रूट हटा देना पड़ेगा, ठीक है, एक ही काम करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ गया, आवर ले रहे हैं। अब देखो dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक लेंगे तो ये तो t आएगा, तो इसको यहां से क्या करोगे 1/t, अरे यार देखो dt आएगा तो यहां से ये तो स्क्वायर रूट हट गया तो ये 1/t बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया, क्या बचेगा आई स्क्वायर डी टी। देखो 0 से t तक ले रहा हूं किसको, आई स्क्वायर को, आई स्क्वायर मतलब आई नोट स्क्वायर, आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी टी होगा ऐसा। देखो आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी दे दिए, आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी दे दिए, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं बात करूं, देखो यहां से क्या होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाहर कर लो, आई नोट का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ठीक है, आई नोट का स्क्वायर बाहर कर लिए और बाई टी। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है, 0 से t तक, ठीक है। अब आ गया मैथमेटिकल बात, क्या आ गया मैथमेटिकल बात, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे कहां से, 0 से t तक, तो ये आएगा t/2, इंटीग्रेट कर सकते हो इसको, लेकिन इसको पहले ब्रेकअप करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेक कर लोगे, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन के टर्म वाला पार्ट है ये। अब ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा, जब करोगे तो मैथमेटिक्स में t/2 आएगा, तो यहां से आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाई टी और इंटू t/2, इंटू t/2 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कहीं ब्रैकेट में लिख देना है इसको कि 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू t/2। अब देखो टी तो कट जाएगा, कट गया। अब देखो ये आई आर एम एस है तो इधर रूट जाएगा, टी कटेगा, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट चढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आई नोट रहेगा, और बाई 2 का रूट, 2 पर रूट चढ़ाएंगे तो √2 हो जाएगा ये, देखिए। तो यहां पर आई आर एम एस √2, आई आर एम एस सॉरी आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट बाई √2 हो गया।
तो सिंपल यहां पे समझना है कि जो IRMS हुआ ये रिलेशन मिल गया, उसी तरीके से VRMS रहेगा तो V0/√2। ठीक है, तो ये सब जो डोमेस्टिक सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, इस अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती, मतलब वोल्टेज जो होता है 220 वोल्ट, तो ये सब RMS वैल्यू है, वर्चुअल वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, आ तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखो तो पीक वैल्यू I0 है, ये रिलेशन मिल गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे यहां पे सवाल दे रखा है, जरा समझ लें। सवाल जो है यहां पे पाई है, यहां पे पाई है। देखो सवाल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दिए गए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I = 20 साइन, देखो 200 पाई टी, ठीक है, में आवृत्ति और वर्ग माध्य मूल मान निकाले, मतलब RMS वैल्यू निकाले। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ AC गिवन एज I = इतना। चलिए देखिए क्या क्या निकालना है। फर्स्ट निकालना है फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या निकालना है IRMS, दो चीज निकालना है। यानी यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, जब सॉल्व करूं तो यहां पर एक हो जाएगा, यहां पर सबसे पहले क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी F = व्हाट, दूसरा IRMS, देखो IRMS व्हाट है, IRMS = व्हाट। ठीक है, ये IRMS = व्हाट हो गया। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन में ये वाला क्या होता है I0, ये वाला क्या होता है ओमेगा, क्योंकि इक्वेशन से कंपेयर करो। I = I0 साइन ओमेगा t, I0 के जगह पे 20, ओमेगा के जगह पे 200 पाई और t हो गया। चलिए तो यहां पर हमको गिवन क्या क्या है, I0 है जो 20 एम्पियर में रहेगा तो एम्पियर में, नहीं तो केवल यूनिट लिख देंगे। ठीक है, इसको 20 यूनिट सिर्फ लिख सकते हो या मात्रक, ये हो गया। दूसरा ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखो ओमेगा आ गया, ओमेगा = क्या लिखेंगे यहां पे 200 पाई हो गया, 200 पाई लिख दिए। चलिए तो ये हो गया ओमेगा, तो ओमेगा = होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ऐसा होता है। ओमेगा = 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का वैल्यू कितना लिखोगे 200 पाई = 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। देखो अब यहां से पाई से पाई कैंसिल कर दो, बर्बादम करिष्यति, बर्बाद हो गया ये दोनों आपस में, है ना, और यहां से 2 से डिवाइड कर दो, तो फ्रीक्वेंसी = 200/2 आएगा। देखो ऐसा करता हूं 200/2, ठीक है, 200/2 कैंसिल कर दो तो 100 हर्ट जा जाएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट हो गया। ठीक है, यानी 100 हर्ट जा गया, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखो RMS वैल्यू ऑफ AC यानी अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का, है ना, वर्ग माध्य मूल, यानी IRMS = क्या होगा I0/√2 होगा, दे देंगे। ठीक है, I0 और ये क्या हो गया /√2। I0 का वैल्यू कितना है 20, I0 का वैल्यू यहां पे 20 है, तो ये हो जाएगा 20/√2 हो गया ऐसा √2, और इनटू क्या करोगे, देखो यहां से ऐसा करो, √2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और √2 से डिवाइड भी कर दो, हो गया। देखिए तो √2 2 डिवाइड करेगा 20 को तो 10 √2 आ जाएगा, 10√2 यूनिट हो गया, 10√2
2 यूनिट। √2 का वैल्यू 1.414 भी दे सकते हो, या नहीं तो इतना ही रहने दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहां पे इस इक्वेशन से मैंने अल्टरनेटिंग करंट की बात कर दी है, दोनों चीज निकाल दिया, दैट्स ऑल। तो यहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट का VVI सवाल रहा। ये सब्जेक्टिव टाइप हुआ, अब ऑब्जेक्टिव टाइप आगे दिन लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।